और एक एक चीज़ बड़ी काम की हमारी होती है। हमें लगता ही नहीं कि हम पशु को ठीक कर पाएंगे शुरू में, लेकिन आज हमें पता चलता है कि पशु 4 घंटे में ठीक हो जाएगा, 6 घंटे में ठीक हो जाएगा, 5 दिन में ठीक होगा। जब हम ये ओनर को बता देते हैं कि 3 दिन में इसका रिजल्ट आएगा, 3 दिन में पशु ठीक होगा, तो फिर ओनर बड़ा खुश होता है कि 3 दिन बाद ही चारा खाया। तो ये सारा डिपेंड करता है डायग्नोसिस के ऊपर। तो आज हम बहुत ही बेहतरीन रोमांटिक जानकारी ज्ञान रखने वालों के लिए, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनके लिए, जो लोग पहली बार मेरे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं उनके लिए, पहली बार बहुत सारे लोग आज जुड़े, चूँकि आज पहली बार ही मैंने हल्का सा प्रचार किया था, उसमें लोग जुड़े, और उन सभी लोगों के लिए आज बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। उस क्लास का नाम है डायग्नोसिस। एनिमल्स की बीमारी का कैसे हम डायग्नोसिस करें, क्योंकि एनिमल्स बोलता नहीं, एनिमल्स की ब्लड रिपोर्ट जनरली नहीं होती, एनिमल्स का एक्सरे नहीं होता, एनिमल्स का सिटी स्कैन नहीं होता, एनिमल्स को जो भी चीज़ें हैं वो आपको खुद अपने दिमाग से डायग्नोसिस करना है कि आखिर ये क्या है। तो बहुत मुश्किल काम है। बच्चे का इलाज करना और एनिमल्स का इलाज करना लगभग एक जैसा पहले लोग बोलते थे कि बच्चा भी नहीं बता पाता, एनिमल भी नहीं बता पाता, दोनों का इलाज करना एक बात है। लेकिन बच्चे के पैरामीटर्स मिल जाते हैं, सिटी स्कैन मिल जाता है, एक्सरे मिल जाता है, ब्लड रिपोर्ट मिल जाती है, और स्टूल की रिपोर्ट मिल जाती है, यूरिन की रिपोर्ट मिल जाती है, पता चल जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। लेकिन हम एनिमल्स के केस में सिर्फ हम आँख के आधार पर, फीलिंग्स के आधार पर, उसके स्वभाव के आधार पर, उसका रखरखाव के आधार पर, उसके लक्षणों के आधार पर ही सिर्फ पता लगा सकते हैं कि डायग्नोसिस करने के बाद कि इसको क्या बीमारी है। तो बीमारी का पता लगाना ही पशुपालन की जड़ है। तो आज हम जड़ के ऊपर, रूट के ऊपर बात करेंगे, रूट को देखेंगे। जिसका डायग्नोसिस बढ़िया हो गया पशुपालन में, पशु चिकित्सा विज्ञान में, डेयरी में, उस आदमी का कोई भी मुकाबला किसी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जड़ है वो डायग्नोसिस है। आज हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं वेट ऑनलाइन क्लास में कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पूरा एक्सपीरियंस खोल के रखने वाले हैं। एक्सपीरियंस मेरा ये है कि मैंने पिछले 22 साल 25 साल से मैं वेटनरी साइंस को इलाज कर रहा हूँ, और पिछले 32 साल से मैं इससे जुड़ा हूँ। चूँकि मैं पहले कॉलेज में था, कॉलेज में पढ़ा, फिर फील्ड में आया, फिर गवर्नमेंट जॉब में आया, और तमाम लोगों से मेरे संपर्क रहते हैं। जो भी अच्छे प्रैक्टिशनर रहते हैं मैं उनसे पूछता रहता हूँ, मशवरा लेता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझसे अच्छा कोई डायग्नोसिस नहीं कर पाए, मैं चाहता हूँ मुझसे अच्छी कोई सर्जरी नहीं कर पाए, मैं चाहता हूँ मुझसे अच्छा किसी का यूट्यूब चैनल नहीं होता। मैं वो चाहता हूँ जो चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ, चेंज ला सकता हूँ, उसको बदलने का प्रयास करना चाहिए। अब कोई क्या मेरी बीवी अच्छी नहीं है मैं बीवी दूसरी ले आऊँ, मेरे बच्चे अच्छा नहीं है बच्चे दूसरा ले आऊँ, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक बार हो गई तो बस हो गई, उसे आपको निभाना, लेके चलना, उसी में क्रीम पाउडर लगा के ठीक करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आपको, अब देखिए जितने भी महान लोग हैं, सचिन तेंदुलकर महान, उनका कोई अफेयर नहीं मिलेगा। शाहरुख खान महान, कोई अफेयर नहीं मिलेगा, शादी से पहले का होगा। अमिताभ बच्चन, कोई अफेयर नहीं मिलेगा। जो महान लोग रहे वो एक ही साथ रहे और वो महान बन गए, क्योंकि महान तभी बन सकता है जब आदमी का एनर्जी लेवल एक जगह खर्च होगा। तो डायग्नोसिस तभी आप बढ़िया कर सकते हो जब आपका बिल्कुल फोकस्ड होगे कि ये ऐसा है। जब तक आप फोकस नहीं होगे, जब तक आप डायग्नोसिस कर ही नहीं सकते। डायग्नोसिस की पहली सीढ़ी है फोकस्ड होना, और सारी बीमारियों के सिम्टम्स आपके यहाँ होना। सारी बीमारी के सिम्टम्स अगर यहाँ दिमाग के अंदर आ गए तभी आप चलोगे। अगर आपकी थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको डायग्नोसिस नहीं कर पाओगे। क्या है ये पैरावेट के द्वारा जो इलाज हो रहा है, वो जानते नहीं है क्या होता है। थ्योरी में पता ही नहीं कि 107 बुखार मुर्गी को होता है। अगर उसको पता ही नहीं कि मुर्गी को 107 बुखार होता है, मुर्गी को थर्मामीटर लगाएगा, कहेगा ये तो बीमार है, क्योंकि 107 बुखार है, क्योंकि उससे तो पता है बुखार ये। घोड़े का बुखार 100 से नीचे रहता है, वो कहेगा अगर 100 से नीचे है तो बोले ये तो बीमार हो गया, जो बुखार कम हो गया। नॉर्मल पैरामीटर्स पता होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एनिमल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल काम है डायग्नोसिस का, बहुत बड़ा चैप्टर है डायग्नोसिस का। मैं अगर किताब लिखूं तो पूरी एक किताब ही डायग्नोसिस के ऊपर हो जाए। जब मैं बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूँ उसमें डायग्नोसिस बहुत छोटा सा है। आज जो आप पढ़ेंगे किसी किताब का लिखा हुआ है, उस किताब का जरा सा है, उससे कोई चीज़ हल ही नहीं मिलेगी। लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर तो आपको पता चलेगा डायग्नोसिस क्या है। तो पहले किताब को पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं अपने एक्सपीरियंस जोड़ दूंगा। पहले बुक्स के नोट्स आप देख लीजिए कि बुक क्या कहती है और फिर हम क्या कहते हैं, दोनों का फर्क। चूँकि बुक लिखी गई है बुक से और हम बताते हैं फील्ड से, तो फील्ड और बुक जब दोनों मिल जाती है तो आप महान लोग होने वाले हो। तो अब हम चलते हैं डायग्नोसिस की कहानी पर,
स्टोरी पर, जैसे पठान कामयाबी के बुलंदी पर झंडा गाड़े हुए, ऐसी मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वेटनरी प्रैक्टिशनर है वो हर जिले में नंबर 1 पर हो, चाहे वो मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट हो चाहे वो ऑफलाइन स्टूडेंट। लोग कहें कि डॉक्टर खान का ये स्टूडेंट है, ये जो देखता है तो जो बताता है वही बीमारी निकलती है। उसके लिए तुम्हें जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो डॉक्टर खान के साथ अब जुड़िए, दिल से मन से जुड़िए। डायग्नोसिस, किसी रोग को पहचान कर निर्धारित करने की कला या विज्ञान को डायग्नोसिस कहते हैं। किसी रोग को पहचान करना, डायग्नोसिस करना और निर्धारित कर देना कि इसको ये बीमारी है, उसी को डायग्नोसिस कहते हैं, हिंदी में निदान कहते हैं। यही एक डॉक्टर की कुशलता व हुनर है, यही एक हुनर है, डॉक्टर का कुशलता है, हुनर है, जो किसी रोगी पशु की सही जांच कर किया जाता है। यही हुनर है डॉक्टर का, पशु कुशलता, डॉक्टर की कुशलता पर कि वो सही डायग्नोसिस कर ले, किया जाता है। सही डायग्नोसिस करने से ही सही इलाज होता है, यानी सही इलाज का आधार ही सही डायग्नोसिस है। सही इलाज का आधार ही सही डायग्नोसिस है। अब हम आते हैं डायग्नोसिस के ऊपर। क्लासिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के क्लासिफिकेशन क्या है? पहली नजर में प्यार हो जाना, पहला वर्ड पहली नजर में देखा, प्यार हो गया। पहली नजर में पशु को देखा, डायग्नोसिस निकल के आ गया, इसको ये होगा। पहली नजर में प्यार होना, डायग्नोसिस। हैस्टी शॉर्ट डायग्नोसिस, हैस्टी बोलते पहली नजर, पहली नजर में आपने पता लगा, देखा और देखते ही पता चल गया। ये काय के ऊपर आधार होगा, आपका आधारित होगा। आपने बहुत सारे केस, अगर 100 केस एक बार, आज किसी ने पूछा कि डॉक्टर खान आपने एकदम हाथ डालते ही बाहर निकाल दिया और ये बता दिया 2.5 महीने की भैंस गया, वरना आपने कुछ किया नहीं। मैंने उससे कहा कि जिस दिन तू मेरे बराबर हाथ डाल लेगा तो तू आधे हाथ डाल के बता देगा। एक बहुत बड़ा स्विमर हुआ, स्विमर मतलब तैरने वाला, तैराक, उसने 7 गोल्ड मेडल जीते थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसने कहा जिस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उसने गोल्ड मेडल जीते, उसने लोगों, एक पत्रकार ने उससे पूछा कि आपका आज बहुत लकी दिन है, आप बहुत लकी हैं, बहुत नसीब वाले हैं। बोले क्या बकते हो तुम, मैं नसीब वाला हूं? मैंने 3 साल लगातार विदाउट संडे 8 घंटे 3 साल लगातार पानी में रहा हूं मैं। ये उसका नतीजा है, लक का नतीजा नहीं है। अगर लक का नतीजा होगा तो सभी लोग कर लेते। अगर आम आदमी उस पानी में 8 घंटे रह लेगा तो बॉडी गल जाएगी। मैं रहा, उसका फल मुझे मिला है। तो वो लोग जो कहते हैं कि हाथ डालते कैसे बता दिया, तो इतनी बार हाथ डाल दिया गया हजारों लाखों भैंसों में कि पते टक डाला बता दिया, टक डाला बता दिया। एक दिन तुम बन जाओगे, वैसे ही बन जाओगे उस लेवल पे आके। मैं तुम्हारे चाटा मारता हूं, मैं अंदर ही सोचता हूं कि चाटा तू क्यों मारा इसे तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि तो अभी शुरुआत हुई है इसकी। लेकिन चाटा मैं इसलिए मारता हूं कि अगली बार तो मैं ध्यान रहे कि चाटा लगाता तो हम अब सही से काम करें। तो फिर हम मोटिवेशन पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। मोटिवेशन के लिए मुझसे कहा कि सर आप मोटिवेशन जरूर किया करें। आपका मोटिवेशन भी उच्च लेवल का है, आपका पढ़ाना भी उच्च लेवल का है, आपकी सर्जरी भी उच्च लेवल की है, आपकी सोच भी उच्च लेवल की है, आप देखने में भी स्मार्ट लगते हो, आपके बाल भी बहुत स्मार्ट हैं, आप तो ओवरऑल अच्छे इंसान हैं। तो मैं चाहता हूं कि और अच्छा बना जाए, और अच्छे के लिए और मेहनत की जाए, और मेहनत से पढ़ाया जाए, तभी तो वो तारीफ करते हैं आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ताकि वो कहते हैं वो घटिया पढ़ाते हो, लोग कर लो क्या करो, हम तो घटिया पढ़ाने लगेंगे। हर बच्चा कहता है क्लास के बाद बहुत अच्छा पढ़ाया, इसका मतलब कि आप अच्छा और पढ़ाओ, और पढ़ाओ। इसका मतलब ये नहीं है अच्छा पढ़ा रहे तो और कम कर दें। जोश और खरोश, मैंने यूट्यूब चैनल पे कहा तुम लोग से सबके सामने कि एक दिन ऐसा होगा कि जितने लोगों को हम लोग जानते हैं, हमारे आसपास कोई भी ना तो व्यूवर्स में होगा और ना हमारे बराबर कोई सब्सक्राइबर में होगा। आज की तारीख में कोई भी चैनल जिसको मैं जानता हूं, जिसको तुम लोग जानते हो, जिसको लोग जानते हैं, ना तो सब्सक्राइबर में हमारे आसपास है और ना व्यूवर्स में। 38 करोड़ प्लस, 38.5 करोड़ तो हमारे व्यूवर्स हो गए, और 880 81 होने वाले हैं जब तक हटाऊंगा मैं, होने वाले 9 लाख ये होने वाले हैं जो किसी का नहीं है। सेकेंड हाईएस्ट 845 है, जिसको हम छोड़ चुके हैं, उसको हम आगे बढ़ चुके हैं। और अब हमारा मिशन है मार्च से पहले 1 मिलियन। इसी तरीके से आपका मिशन होना चाहिए हर चीज़ के लिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी जगना चाहिए। मैं लैब के अंदर पड़ा अपना यूट्यूब के बारे में सोचता रहता हूँ कि कैसे ये आगे बढ़े, कैसे मैं आगे बढ़ूँ।
कैसे मैं डायग्नोसिस के ऊपर बोलूं, पूरा तरीके से आपको बताना है, पढ़ाना है, लिखाना है। तो मैं आपको बता रहा, क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, हेस्टी शॉर्ट डायग्नोसिस, वो डायग्नोसिस पहली ही नजर में, पहली नजर मारो, देखते ही प्यार हो जाए, देखते ही प्यार हो गया, प्यार हो गया, ऐसी पढ़ाते हैं बिहार में लोग, देखते ही प्यार हो गया, देखते ही बीमारी पहचान ली, दैट इज कॉल्ड एज द हेस्टी डायग्नोसिस। देखते ही क्या देखा कि भैंस बैठी है, भैंस बैठी है और गर्दन की मूवमेंट जो है वो रुक नहीं पा रही है, गर्दन टेढ़ी बेढ़ी हो रही है। दूर से देखा कि भैंस बैठी है और गर्दन की मूवमेंट सही नहीं है, इधर गिर रही है, इधर गिरा रही है, कभी इधर कर रही है, कभी इधर कर रही है। देखते देखा और देखा और देखते ही आपने क्या कहा कि भैंस के पास लवारा भी बना है, पूछा कुछ नहीं। फिर आप उन्हें जैसे देखा उसकी गर्दन की मूवमेंट इधर उधर जा रही है, या एक तरफ टेढ़ी करके बैठी है, टूवर्ड्स द फ्लैंक बैठी है, और उसके भैंस के पास में लवारा जो कि 1 से 3 दिन के अंदर का है, लग रहा है कि उसका टूंड नीचे लगा हुआ है, टूंड उसका कैसा है, गीला सा है, लटका हुआ है, तो समझ लो कि ये जो बच्चा है इसी भैंस का है, उसके पुट्ठे टूटे हुए हैं, पीछे से डिस्चार्ज आ रहा है, गर्दन मोड़े बैठी है, तो पहली नजर में प्यार हो जाएगा। केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। किसान से नहीं पूछोगे आप, फिर किसान को बताओगे कि तुम्हारी भैंस 1-2 दिन पहले की ब्याई हुई है, बोले हाँ साहब। ब्याने के बाद ये दूध निकाला, बोले हाँ साहब। फिर ये बैठ गई, बोले हाँ साहब। अरे यार आपको तो सब कुछ पता है, तुम्हें उसे नहीं पता, तुम कहां से बता रहे हो? तुम लवारा देख के बता रहे हो, तुम उसके पुट्ठे टूटे हुए उसे देख के बता रहे हो, तुम उसका डिस्चार्ज को देख के बता रहे हो, तुम उसकी गर्दन को देख के बता रहे हो। लेकिन वो क्या सोच रहा है कि ये अंतर्यामी है, भैंस को देख के बता दिया। तो उसी भैंस के बराबर में बच्चा बंधा होगा और बच्चे की उम्र कम होगी, 1-2-3 दिन का होगा, और गर्दन मोड़ के भैंस बैठ जाएगी। केस ऑफ मिल्क फीवर, केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। पहली नजर में प्यार हो गया, पहली नजर में बीमारी पता चल गई। दूसरी बीमारी पहली नजर में कैसे पहचान हो गए? पहली नजर में दूसरी बीमारी पहचान हो गया। फर्स्ट नजर में भैंस जो खोर है, खोर मतलब जो लहोड़ी है, उसके ऊपर चढ़ी पड़ी है ऐसे करके, जंजीर भी खिंच रही है, बेल भी खिंच रही है, और अगले 2 पैर उसके ऊपर है, ये दीवार के सहारे से खड़ी है, पीछे को खिंच रही है, आगे को खिंच रही। अगर कोई भैंस ब्याने के बाद लहोड़ी के ऊपर चढ़ रही है, सानी जहां खाती है उसके ऊपर चढ़ रही है, मान पे चढ़ रही है, और ब्याने के बाद चढ़ रही है, पहली नजर में समझ लो केस ऑफ ट्रिप्स, केस ऑफ सर्रा। ग्लूकोज की कमी हो गई, जैसी ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो नर्वाइन साइन आ जाएंगे, और ब्याने के बाद के जो नर्वाइन साइन होते हैं, ये साइन होते हैं जंजीर का खींचना, और जिस पर चारा खाती है उस पर खड़े हो जाना, या दीवार से टिक के खड़े हो जाना। ये समझ लेना कि पहली नजर में प्यार हो गया, इसको ये सर रहा है। देखते ही आपको पता लगाना, देखते ही क्या देखोगे आप देखोगे कि भैंस के पूंछ के एनस के आसपास पतला पतला गोबर लगा है। कह दोगे कैसे डायरिया हो रहा है, गोबर पतला कर रही हो? हाँ साहब, शूटिंग डायरिया कर रही। देखते ही प्यार हो जाएगा आपको, 100% कंफर्मेशन हो जाएगा। देखते ही बताओगे कि ये तो जॉइंडिस है। जैसे ही देखोगे तो मेमोरी ग्लैंड एकदम सफेद सफेद पीली पीली दिखाई देगी। जैसे ही देखोगे पेशाब करते हो तो पीला आएगा, जैसे ही गोबर देखोगे तो पीला आएगा। ये सारे लक्षण देखते ही प्यार होने के। प्यार हो गया, देखते ही आपने पता लगा लिया। हेस्टी शॉर्ट डायग्नोसिस, देखते ही डायग्नोसिस करना। अब आ जाइए आप, पहली नजर में पशु को देखकर रोग का डायग्नोसिस किया जाता है, दैट इज द पहली नजर का प्यार। ये मैं बहुत सारा इस पर बोलूंगा अभी एक पहले किताबें पढ़ लो, आप किताब को पढ़ लो, फिर हम इसमें जोड़ेंगे। किताब इतनी कह रही है, किताब वहां कुछ नहीं कह रही, बुक इतनी कह रही है, कानून इतना ही कह रहा है,
बुक ने इतनी बात ही कही है बस, हैस्टी शॉर्ट, आगे लिखा भी नहीं है उसने। बुक ने ये बताया पहली नज़र में, पहली नज़र क्या क्या होगी ये फिर पढ़ाने वाले के ऊपर छोड़ दिया कि तू जो चाहे पढ़ा लिए, इस पर तेरे लिए सारी छूट दे दी। पहली नज़र में पशु को देखकर रोग का डायग्नोसिस किया जाता है। डायरेक्ट डायग्नोसिस, डायरेक्ट करना, एकदम डायरेक्ट घुस जाओ। डायरेक्ट डायग्नोसिस क्या है? पशु के शरीर पर रोगों के लक्षणों के आधार पर डायग्नोसिस किया जाता है। पशु डायरेक्ट डायग्नोसिस कैसे करोगे? पशु के लक्षण देखकर। क्या हुआ? पशु के लक्षण क्या है? पशु लेटा पड़ा है और साइकिल चला रहा है, बस बता दो कि मेनिंजाइटिस से जा रहा है, ये लक्षण है। देखते क्या पता लगेगा आपको? आंखें बाहर को निकली पड़ी हैं, बल्जिंग ऑफ आई है, पता लगा लो कि थाइलेरिया का है। अगर लवारे में बल्जिंग ऑफ आई है और HF का लवारा है, आंख बाहर को आ रही है, तो समझ लो ये थाइलेरिया केस है। अगर कोई भैंस, अगर कोई गाय घर घर कर रही है, समझ लो कि ये क्या है? गलघोटू है। देखते ही लक्षणों के आधार पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एक दूसरे से मिलती जुलती बीमारी, रेबीज है सर्रे से मिलती है, सर्रा है मेनिंजाइटिस से मिलता है, मिल्क फीवर है कीटोसिस से मिलता है, कीटोसिस है डाउनोकाउ सिंड्रोम से मिलती है। तो सारी एक जैसी बीमारी आ गई। फिर अब हम क्या करें? लाल पेशाब है, लाल पेशाब के 4 कारण है। लाल पेशाब आपका बवेसिया में हो सकता है, लाल पेशाब PPH में हो सकता है, लाल पेशाब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो सकता है, लाल पेशाब बेसिलरी हीमोग्लोबिन हो सकता है। ये कैसे पहचानोगे कि ये लाल पेशाब जो है वो लाल पेशाब की वजह है बवेसिया, लाल पेशाब की वजह है PPH। इसका पता लगाना है हमको, यही बेहतर डायग्नोसिस है। जैसे ही आपको पता चलेगा लाल पेशाब का ये है तो आप उसका ट्रीटमेंट करो। लाल पेशाब तो बहुत सारे हैं, सिलाइवा तो बहुत सारे हैं। अफारा आ गया, कैसे पहचानोगे अफारा क्या है? अफारा हरा चारा खाने की वजह से आया है, अफारा कंसंट्रेट मिक्सचर खाने की वजह से आया है, अफारा कोई पॉइजन की खाने की वजह से आया है, अफारा यूरिया खाने की वजह से आया है। किस वजह से अफारा आया? अफारे का कारण आपको पता होना चाहिए कि ये वाला अफारा है, इसने हरा चारा खाया, इसलिए अफारा है। जैसे ही आप उसके घर में घुसते हो तो आपकी निगाह ऐसे करके होनी चाहिए चारों तरफ। पशु मालिक के घर के चारों तरफ निगाह देखो। मैं चारों तरफ देखता हूँ, कहाँ कहीं पॉलीथीन तो नहीं पड़ी इसके आसपास? पॉलीथीन खाने के बाद भी अफारा आता है। ये हरा चारा तो नहीं पड़ा उसके, पता चला कि इतना 2 गठरी उसके हरा चारा पड़ा, बोले साले हरा चारा खा लिया। बरसिम का टाइम चल रहा है, पता चला उसकी खल के मान बड़े बड़े पड़े हुए हैं, मतलब पता चला खल भी वो रात को पी गई है। ये हर एक चीज का आपको पैरामीटर पता। लोग करते, लोग तो जितने भी है मोटरसाइकिल में किसी के बैठे पैरामेड मोटरसाइकिल में बैठे, और मोटरसाइकिल वाले जो इलाज करने वाला वो खुद ही उसे ज्ञान ही नहीं है, उसने वो ज्ञान परोस दिया जिस ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी, वो गलत ज्ञान परोस दिया। वो ज्ञान की जरूरत ही नहीं थी जो ज्ञान उसको दे दिया गया। जैसे जेल निकालने का ज्ञान दे रहे हैं, जेल नहीं निकालनी चाहिए। AI का ज्ञान दे रहे हैं, AI का ज्ञान दे रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि AI को तब करना जब 18 घंटे के बाद आ जाए। सारा ज्ञान दे रहे हैं। बेरिनिल भी दे रहे हैं और बेरिनिल के साथ कैल्शियम भी दे रहे हैं जो कंट्राइंडिकेशन है। कभी माइफैक्स नहीं देना चाहिए, वो लोग माइफैक्स चढ़वा रहे हैं। माइफैक्स कंट्राइंडिकेटेड है, माइफैक्स के मैं बिल्कुल विरोधी हूं, माइफैक्स नहीं देना चाहिए। इंडियन कंडीशन में कमी ही नहीं होती मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी उन एरियाज में होती है, उन जगह होती है जहां पर ग्रीन लेगुमिनस फसल ज़्यादा होती हैं, हरे चारे की प्रचुर मात्रा होती है, वहां पर जरूरत होती है माइफैक्स की। इंडिया में हरा चारा उतना नहीं मिलता। ये बीमारी ही जो है हाइपोमैग्नीशियमिया, ये बीमारी ही जो है ये विदेशों की है, बड़े पशुओं में। छोटे लवारों में तो हमारे यहाँ होल मिल्क होता है। होल मिल्क का मतलब है जो सिर्फ पशु मिल्क के ऊपर रहता है, जो लवारा, उसको मैग्नीशियम की कमी होती है। चूँकि दूध में मैग्नीशियम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसमें मैग्नीशियम की कमी होती है, इसलिए बीमारी होती है। लेकिन हमारे चारे में मैग्नीशियम कम नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ हाइपोमैग्नीशियम नहीं होता। हम हमेशा यूज करते हैं एक वर्ड का, मिल्क फीवर, हाइपोकैल्सीमिया, और ये इलाज क्या करते हैं? हाइपोमैग्नीशियम। गलत है। जब आप कैल्शियम की कमी का इलाज करें तो कैल्शियम दो ना। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट अवेलेबल है कैल्बोन नाम से, उसको क्यों नहीं देते? और कैल्शियम में कितने लोगों ने लिखा है
मैंने किसी भी किताब में ये नहीं पढ़ा, किसी भी बुक में नहीं पढ़ा कि आप 50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml में किसी भैंस को सही कर सकते हो, किसी गाय को सही कर सकते हो। मिनिमम डोज शुरू होती है वहां 450 ml। 450 ml बोतल आती है कैल्शियम की, इससे शुरू होता है इलाज हाइपोकैल्सीमिया का। और यहां भी लिखा होता है माइफेक्स, किताबों में माइफेक्स लिखा हुआ होता है, बुक्स में। अब यहां से इलाज करोगे आप। और अगर धोखे से खड़ी नहीं हुई, घंटा आधा घंटा, ले एक और ठोक पेल दूंगा, तो एक और ले, साली तू खड़ी नहीं हो रही, लेके आ जल्दी गर्म पानी कर, एक और लेके जा, एक और बोतल ठोकूंगा, अब की बार कान में लगाऊंगा भाई, एक बोतल फिर छोड़ दी, 450 ml फिर दे दिया, और फिर भी भैंस खड़ी नहीं हुई, ये 900 ml हो गया। फिर इसके बाद तीसरा डॉक्टर आता है, बोला अच्छा कुछ कमी रह गई, डेक्सा नहीं लगाया होगा ना कैल्शियम के साथ, बेरिनिल भी लगना था, बेरिनिल के लक्षण आ रहे हैं, सर्रा की ऐसे नहीं उठ रही, उन्होंने लगाया बेरिनिल और शायद ठूसा उसने सीबीजी, कैल्शियम बोरोन, 3 बोतल। किताब ये कहती है कि आप एक बोतल में खड़ी ना हो तो दूसरी लगा सकते हो, किताब कहती है। मैं इसका कटु विरोधी हूं, बिल्कुल विरोधी हूं, चूंकि मुझे कभी दूसरी बोतल की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे 450 ml की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे तो 50, 100, 150 ml में काम हो जाता है। मैंने आज ऑपरेशन किया, तुम्हारे सामने भैंस गिरी, मुझसे किसान ने नहीं कहा कि मुझे चला के दिखा दो, चाय पिलाई, कार स्टार्ट करके चले आए, गिरी पड़ी रही, वो ऐसी पड़ी रही। उसे पता है कि डॉक्टर खान ने सर्जरी की है तो ठीक हो ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं कहीं इलाज करके आता हूं तो उसे पता है, किसको पता है? पशुपालक को, कि डॉक्टर साहब कहेगा 4 घंटे में खड़ी होकर चारा खाएगी तो 4 घंटे में खाएगी, क्योंकि मुझे पता है कि 4 घंटे में ये एब्जॉर्प्शन होगा, कैल्शियम जाएगा, मेटाबॉलिक रेट होगा और ये 4 घंटे में इसका पूरा काम करेगा। लेकिन इतनी ज्यादा गलतफहमियां हैं कि कैल्शियम का मतलब है तुरंत रिजल्ट लाना, कैल्शियम का मतलब है चढ़ने के बाद पशु का खड़ा होना, कैल्शियम का मतलब है तुरंत गोबर करना, कैल्शियम का मतलब है खड़ा नहीं हुआ, इसके मतलब कैल्शियम पूरा दिया ही नहीं गया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यही तो दिक्कत है, यही तो मैं पढ़ाना चाहता हूं, यही तो मैं सही करना चाहता हूं कि आखिर तुम सही गलत कर क्या रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, गलत ट्रेनिंग आपको दी गई है, चूंकि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उन लोग को भी नहीं पता कि वास्तव में है क्या। ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं, तुम लोग सोचते हो कि मैं साहब 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा था, 25 साल से कर रहा था, एक बोला मैं 30 साल से कर रहा, एक बोला मैं 35, मैं गलत ही करता चला जा रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि हमने पशु बहुत सारे मार दिए। सबसे महान आदमी कौन है? जो गलतियों से सीखता है, और उससे महान कौन है? जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। जब तक आप गलती नहीं करोगे महान नहीं बनोगे, जब तक आप ऐसे आदमी के साथ नहीं रहोगे जिसने बहुत सारी गलतियां की हो और वो बताया कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो आप गलतियां नहीं करोगे। जब हम फील्ड में जाते हैं, हम लोगों को बताते हैं, यूट्यूब पे हम बोलते हैं, हमसे लोग फोन करते हैं कि साहब आप ट्रीटमेंट बताते हैं, हमारे विरोधी हैं जो कहते हैं ट्रीटमेंट, हाँ मैं ट्रीटमेंट बताता हूं कि माइफेक्स नहीं चढ़ा, कैल्शियम चढ़ा, एक बोतल मत चढ़ा, 100 ml चढ़ा, मैं बताता हूं। तो क्या होगा यहाँ पर गलत इलाज से? ये जब कैल्शियम की ओवरडोज हो जाएगी तो मिल्क फीवर से वो भैंस हाइपोकैल्सीमिया से कन्वर्ट हो जाएगी डाउनर काउ सिंड्रोम में, फिर वो आसानी से ठीक नहीं होगी, क्योंकि कैल्शियम जो काम करता है वो हार्ट की मसल पर काम करता है, मायोकार्डियम जो उसके ऊपर की मसल होती है उसको नुकसान पहुंचाता है, और जब ओवरडोज में, हैवी डोज में जब वो हार्ट की मसल्स में पहुंचा दिया जाता है कैल्शियम, तो वो हार्ट कोलैप्स हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, और वो पशु की मृत्यु का कारण ही कैल्शियम बन जाता है। जो कैल्शियम जान बचाने के लिए दिया जा रहा था उसी ने ही जान को ले लिया, डायग्नोसिस के अभाव में और कम जानकारी के अभाव में। जो दवा थी वही जहर बन गई। ठीक उसी के विपरीत, ठीक उसी के विपरीत फिर मैं बता रहा हूं आपको, वो विपरीत मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपको ये पता चल गया कि सर्रा है, आपको ये पता चल गया ट्रिप्स है, आपको ये पता चल गया सर्रा है, जो लोग गलतियां कर रहे हैं, आपको ये पता चल गया सर्रा है, ट्रिप्स है, और ट्रिप्स का इलाज है बेरिनिल,
ट्रिप्स का इलाज है ट्राइक्यून, ट्रिप्स का इलाज है सर्राल, ट्रिप का इलाज है बहुत सारे इंजेक्शन है, प्रोजोमिन। ये सबको पता है कि ये ट्रिप्स का सर्रे का इलाज के इंजेक्शन है, बेरिनिल, सर्राल, ट्राइक्यूनेस, पिलेन ट्राइक्यून और प्रोजोमिन, ये इलाज है। पहला वाला जो डॉक्टर गया सर्रे को, उसने लक्षण देखे और उसने बेरिनिल लगा दिया। अगला डॉक्टर गया उसने प्रोजोमिन लगा दिया। उससे अगला गांव डॉक्टर गया, उसने ट्राइक्यून लगा दिया। फिर चौथा वाला सोच रहा है मैं सर्राल और लगा दूंगी, सर्राल छोड़ गया। ट्रिप्स था, ट्रिप्स के लक्षण आ रहे थे, लेकिन ओवर डोजिंग और मेडिसिन, किसी गुरु ने ये नहीं बताया कि एक बार ट्रिप्स लग गया, बेरिनिल लग गया तो 72 घंटे काम करेगा। लेकिन 72 घंटे काम करेगा, अगर वो उसने ये भी बता दिया 72 घंटे काम करेगा, तो वो ये कहेगा कि ये पशु ठीक क्यों नहीं हो रहा, पशु ठीक क्यों नहीं हुआ। चूंकि इसलिए ठीक नहीं हुआ, उसे इस बात की पता नहीं थी कि जो ट्रिप्स का कीड़ा है, जो प्रोटोजोआ है, वो जाके शरीर के अंदर जाकर वो शरीर के अंदर की ग्लूकोज को खा जाता है, पी लेता है, चूस लेता है। जब शरीर के अंदर ग्लूकोज कम हो जाता है तो नर्वाइन साइन आते हैं, पशु गोल गोल घूमता है, सर्रे के लक्षण आते हैं। तो जब तूने बेरिनिल तो लगा दिया और इसको डेक्स्ट्रोज नहीं दिया, या डेक्स्ट्रोज दिया तो आपने 1 से 2 बोतल दे दी और समझ लिया काम खत्म हो गया, जबकि 1-2 बोतल का कोई भी रोल नहीं था। कम से कम 5 से 6 लीटर फ्लूइड लगना है। तो फ्लूइड ना लगने की वजह से, डेक्स्ट्रोज ना मिलने की वजह से और एंटी प्रोटोजोल दवा ज्यादा देने की वजह से पशु की मौत हुई। पशु की मौत का कारण था अनट्रेंड आदमी, यह ट्रेंड था, कंप्लीट ट्रेंड नहीं हुआ। वो कंप्लीट ट्रेंड होने के लिए आपको कंप्लीट चीजें आनी चाहिए। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं जल्दी सुधर गया। मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ आपको बता पाऊं, कुछ समझा पाऊं, तो मुझे अच्छा लगेगा। चूंकि पशु बोलता नहीं है और उसका उल्टा सीधा इलाज किया जाता है। तो चलिए, खैर आज बहुत जोश में हूं मैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर दिया आपने। इसमें किसी रोग के लक्षणों की तुलना उसके जैसे अन्य रोगों के लक्षणों से करके रोग का पता लगाया जाता है। 90 हो गए होंगे भाई, 90 है पूरे, पता लगाया जाता है। अब आ गया सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस। सिम्टम्स के आधार पर डायग्नोसिस करना, लक्षणों के आधार पर डायग्नोसिस करना। जब कभी रोग के कारणों का सही पता नहीं चले और उस रोग के खास पहचान वाले लक्षण भी स्पष्ट रूप से नजर नहीं आए, उस समय जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हीं लक्षणों का ट्रीटमेंट करोगे। जैसे पेट में दर्द है और यह पता नहीं चल पा रहा कि पेट का दर्द इंटूससेप्शन की वजह से है, पेट का दर्द कोलिक की वजह से है, पेट का दर्द पेट के कीड़ों की वजह से है, पेट का दर्द टिम्पेनी की वजह से है, पेट का दर्द टॉर्सन की वजह से है। कौन सी वजह से पेट का दर्द है ये पता नहीं चल पा रहा है, तो आप सिंपल पेट की दवा दोगे दर्द। चूंकि वेटनरी एक ऐसी मेडिसिन है, वेटनरी एक ऐसी साइंस है, कभी भी बीमारी का नाम आप लिख ही नहीं सकते। कभी भी आप वेटनरी में जब प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो जो डिजीज का कॉलम है, बीमारी जो है वो नहीं लिख सकते आप। उसके हर बीमारी के आगे आप टी लिखोगे। टेंटेटिव सर्रा, टेंटेटिव मिल्क फीवर, टेंटेटिव हाइपोकैल्सियम। टेंटेटिव क्यों? टेंटेटिव मतलब संभावित, कंफर्मेशन नहीं हो सकता। किसी भी रोग का कंफर्मेशन करने के लिए लैब रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है, तभी रोग कंफर्म होता है। उससे पहले हर रोग टेंटेटिव रोग होता है। तो वेटनरी में कोई भी 100% ही इलाज नहीं होता। उसे एक ने कहा, डॉक्टर एपी बघेल ने मुझसे कहा कि डॉक्टर खान, अगर आप डॉक्टर ह्यूमन डॉक्टर होते तो आपको जेल हो गई होती, पक्की तौल पे जेल हो गई होती। मेरी भाई कैसे जेल हो गई होती? ग्रुप पे चल रहा है डिस्कशन।
कैसे जेल? बोले हम ये देखते हैं कभी तो पाइप आप इधर से डाल देते हो, कभी पाइप उधर से डाल देते हो, कभी सीजर को इधर से करते हो, कभी सीजर को उधर से करते हो। आप कोई एथिक्स नहीं है, आपके कोई नियम नहीं है, आप किसी भी तरीके से सर्जरी के नियम को फॉलो नहीं करते। बगैर सर्जरी के नियम के फॉलो करके आप सर्जरी करते हो, और जो है बगैर सर्जरी के नियम के फॉलो करोगे तो जेल हो जाएगी। मैं जेल तुझे भी हो जानी चाहिए डॉक्टर एमपी बघेल। बोले कैसे? हमें कैसे हो जाएगी? हम तो सर्जरी करते रहे, तुम ट्रीटमेंट करते हो? हाँ करते हैं ट्रीटमेंट। तो किस आधार पर तुम ट्रीटमेंट करते हो? क्या बेस है, क्या आधार है तेरा ट्रीटमेंट करने का? ये तू मुझे बता दे। मेरा तो आधार है कि पेशाब का बंद लगाया, मैं यहाँ से कर दूं, वहां से कर दूं, पेशाब निकाल। तेरा क्या आधार है? अगर मिल्क फीवर है तो तू अगर कैल्शियम चढ़ा रहा है तो कितना कैल्शियम चढ़ना चाहिए, ये कैलकुलेशन होनी चाहिए। चूंकि जब कैल्शियम की रिपोर्ट आएगी कैल्शियम कम है तो ये कैलकुलेशन आएगी कि कितना कैल्शियम कम है, तो वो सही डायग्नोसिस होगा। मेरे लाल तू टेंटेटिव डायग्नोसिस करता है, उसी पे इलाज करता है, जो कंफर्मेशन डायग्नोसिस होता ही नहीं है। तू भी जेल जाएगा और मैं भी जेल जाऊंगा। जब तू मुझे लेके जाएगा तेरे साथ में तू भी जाएगा। चूंकि वेटनरी में कोई नहीं कह सकता कि मैं सही ट्रीटमेंट करता हूं, चूंकि सही डायग्नोसिस ही नहीं पता। जब डायग्नोसिस सही नहीं होता तो ट्रीटमेंट भी नहीं हो सकता, और डायग्नोसिस जो हो सकता है उसको तुम सीखना ही नहीं चाहते। डायग्नोसिस सीखने के लिए आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे गुरु की जरूरत पड़ेगी जिसने फील्ड में उतर कर धोती बांध के, तहमत बांध के काम किया होगा, कपड़े उतार के काम किया होगा। जब हम पहले डिस्टोक किया करते थे, सारे कपड़े उतार के करते। सारे कपड़े का मतलब क्या समझ रहे हो तुम? अंदर वाले कपड़े रहते थे, कपड़े उतार के लग जाते थे। बहुत बड़ा मेरा पेट था, ऐसे निकलता था, बैठा नहीं जाता। 96 किलो वजन था, बड़ी ताकत होती थी मेरे अंदर, जबड़ा पकड़ के छोड़ता नहीं था। और लोग कहते थे धूप हो, पसीना हो, कैसे ही मतलब आंधी हो, तूफान हो, कि डॉक्टर उमर खां के पास अगर केस आ गया, केस पे पहुंच गया, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे कभी केस छोड़ के नहीं भागा। या तो वो मरा या वो बचा, बीच का कोई रास्ता नहीं रहा मेरे सामने। चूंकि मैंने देखा तो मेरे बाद किसी ने नहीं देखा। पानी पी पी कर, चाय पी पी कर, खाना खा खा के किसान के घर हमने बच्चे निकाले, और भैंसे बची वो, छोड़ के नहीं भागते। और मैं आपको यह बुलाता हूं, चाहे 3 महीने में सीखो, 4 में सीखो, 5 में सीखो, सीखो और सीख के जाके काम करो। बगैर सीखे अगर आपने काम किया तो आपकी हार निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। यही तो कहा था। किसने कहा था? यही कहा था, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा था कि जिंदगी एक संघर्ष है, संघर्ष से लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अगर बगैर पढ़े लड़े तो आपकी हार निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। इसीलिए इलाज करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए से इलाज करोगे। अगर बगैर पढ़े इलाज करोगे तो पशुओं को मारोगे, मारना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। पढ़ लो। पढ़ के अगर गलतियां होती हैं कोई दिक्कत नहीं, बगैर पढ़े हवा में तीर चलाओगे कोई मतलब नहीं। चलिए, टेंटेटिव डायग्नोसिस होता है। तो जो सिम्टम्स के आधार पर आपको लग रहा है कि इसको पेट में दर्द है, तो पेट का कौन सा दर्द है इसकी परवाह नहीं करनी है, दर्द की दवा लगानी है। ठीक, नाक से खून निकल रहा है, खून का कारण नहीं पता, खून रोकने की दवा लगानी है। आंखों से पानी आ रहा है, पानी क्यों आ रहा है ये मतलब नहीं, लेकिन जो पानी का बड़ा कारण है पेट के कीड़ों की दवा देनी है। लक्षणों के आधार पर सिम्टोमेटिक डायग्नोसिस किया जाता है, रोग का कारण। अब यह है रोग का कारण क्या है? रोग के कारण को बोलते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, व्हाट इज द रीजन? रोग का कारण बैक्टीरिया है, वायरस है, रोग का कारण प्रोटोजोआ है, रोग का कारण मेटाबॉलिक है, रोग का कारण मैस्टाइटिस, क्या है क्या? किसी रोग के वास्तविक कारणों की जानकारी या अध्ययन इटियोलॉजी कहलाता है। इटियोलॉजी, ETILOGO, इटियोलॉजी। इटियो मीन्स होता है कारण, कारण क्या है इसका, और लॉजी मतलब स्टडी करना। एक आंतरिक कारण हो गया, शरीर के अंदर कुछ स्वाभाविक कारण होते हैं, जैसे कुछ रोग गुणसूत्रों के माध्यम से एक ही पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले जाते हैं, जिसको आप पता ही लग सकते। कोई गंजा है, उसको लड़का गंजा हो गया, किसी को पीलिया हीमोफीलिया है तो लड़के को हो गया, कोई काला है तो काला हो गया। बाहरी कारण, कई रोग बाहर वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, फंगस आदि के कारण फैलते हैं, ये संक्रमण के रोगों में गिने जाते हैं। इसके अलावा असंक्रमण बाहरी कारण जैसे आहार में प्रोटीन, विटामिन आदि की कमी से भी रोग होते हैं। ये तो हो गया किताब का। किताब ने यह डायग्नोसिस लगभग पूरा कर दिया। किताब ये कहती है कि ये लक्षण होते हैं। अब हमें प्रैक्टिकली क्या क्या मिलेगा।
कैसे पहचानोगे कि ये क्या है? बेटे पेज दे दो यहाँ पर जरा में, यहाँ पर ऐसे पेज नहीं मिलेगा, इसको हटाना पड़ेगा। चलो पेज दो, है इसको चलते रहो। तो आज हम आपको बता रहे हैं पेज। अब तक हमने डायग्नोसिस बताया किताब के आधार पर, अब हम बता रहे हैं तुम्हें प्रैक्टिकल के ज्ञान के आधार पर। कल बताते अच्छा रहता है, लेकिन चलो थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। डायग्नोसिस के आधार क्या है?